हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरविंद एड्यूटेक। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। न्यूक्लियर फोर्स एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखता है। इसी फोर्स की वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो स्टेबल कंडीशन में होता है। बट अगेन आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये आपस में बाइंड कैसे हैं, क्योंकि प्रोटॉन और प्रोटॉन तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच की रिपल्शन की, जब वो एक एवरेज न्यूक्लियस साइज में है तो लगभग दो नेबरिंग प्रोटॉन के बीच में ऑलमोस्ट 230 न्यूटन के आसपास का रिपल्शन फोर्स लगता है। अब आप सोचेंगे दो छोटे छोटे पार्टिकल के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स, तो अब ये आपस में क्या हो जाने चाहिए, सेपरेट हो जाने चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए न्यूक्लियस, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि कोई उससे भी स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो इनको आपस में बाइंड करके रखता है, और वो फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से लगभग 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब दो प्रोटॉन के बीच में, नेबरिंग प्रोटॉन के बीच में ऑलमोस्ट 2500 न्यूटन तक का फोर्स होता है। इमेजिन द फोर्स। और इस वजह से प्रोटॉन और ये जो फोर्स है ये प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लग सकता है। तो ये आपस में ऐसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से आपस में बाइंड रहते हैं, अट्रैक्टेड रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। आइए कुछ प्रॉपर्टीज को हम समझ लेते हैं। तो पहला, जैसे मैंने बताया कि स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रैक्शन है कोई भी पार्टिकल्स के बीच में, ये स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रैक्शन है, मतलब यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो अगर हम कंपेयर करें ग्रेविटेशनल फोर्स, रेशियो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रेशियो न्यूक्लियर फोर्स, तो ये रेशियो ऑलमोस्ट 1:10⁻36 10⁻38 है। मतलब आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू ग्रेविटेशन फोर्स, इसलिए पार्टिकल फिजिक्स में पार्टिकल लेवल में ग्रेविटेशन फोर्स लगभग नेग्लिजिबल होता है। दूसरा, ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज फोर्स है मतलब 2 to 3 फर्मी के बाद, फर्मी मतलब आपको पता ही होगा, 1 फर्मी इट मीन्स 10⁻⁻15 मीटर। तो इस 2 to 3 फर्मी के बाद ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है और लगभग 4 फर्मी पे जीरो हो जाता है। तो बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है, बहुत ही कम रेंज में वर्क करता है। ठीक है, इसके जो फोर्स का जो बिहेवियर है वो थोड़ा अलग है बाकी फोर्सेस के मुकाबले। आइए उसको स्टडी करते हैं। तो उसको स्टडी करने के लिए पहले तो हम इस ग्राफ को देखते हैं, और दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि जब कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव है, जब दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है तो उनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव। और अगर यही फोर्स दो पार्टिकल के बीच में रिपल्सिव है तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पॉजिटिव होगी। तो यहां पर दो कलर्स हैं, आप देखोगे ऑरेंज और ग्रीन कलर, और ये जो ऑरेंज कलर है वो रिपल्सिव फोर्स को और ग्रीन कलर अट्रैक्टिव फोर्स को दिखा रहे हैं। तो देखो, आप ये देखोगे कि लगभग 0.8 फर्मी पे जो हमारा अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में, वो मैक्सिमम होता है। इस डिस्टेंस पे वो मैक्सिमम होता है। तो इस डिस्टेंस पे वो लगभग एक दूसरे के बिल्कुल पास होते हैं। अब उससे थोड़ा सेपरेट करने पर ये जो फोर्स है वो वीक पड़ने लगता है। तो हमने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है पोटेंशियल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन के बीच में। ये इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन के बीच में और पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव है और नीचे की तरफ नेगेटिव है। तो लगभग 0.8 फर्मी पे ये मैक्सिमम होता है। और इससे आप जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन को बढ़ाते जाओगे तो आप देख सकते हो कि ये फोर्स क्या होने लगता है, ये लगभग जीरो होने लगता है। और जो पोटेंशियल एनर्जी है जैसे जैसे हम यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं वो डिक्रीज होती जा रही है। और वैसे ही आप देखोगे कि जैसे जैसे ये हम इसको और पास ले आए,
अब ये जो सेपरेशन है ये ऑलरेडी 0.8 फर्मी लगभग या 1 फर्मी लगभग 2 प्रोटॉन का के बीच का सेपरेशन है। अब इसको और कम करेंगे तो और कम करने पे ये रेंज उतना हो जाता है जैसे ये 2 प्रोटॉन के अंदर अंदर चले गए हम, राइट। तो प्रोटॉन के अंदर वाली रेंज हो जाती है, तो इस रेंज पे रिपल्सिव हो जाता है और यही रीजन है रिपल्सिव हो जाता है। तो जैसे ही 0.8 फर्मी के से और पास कर अगर हम डिस्टेंस पे इस फोर्स का बिहेवियर देखें तो ये रिपल्सिव हो जाता है, यानी कि और पास करने से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। तो यही रीजन है कि दो न्यूक्लियॉन्स आपस में कोलाइड नहीं होते, अदरवाइज वो अट्रैक्ट होते हैं लेकिन वो अपने नियरेस्ट पॉइंट पे स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन फील करते हैं, लेकिन उससे और ज्यादा कम रेंज पे ये जो फोर्स है वो रिपल्सिव हो जाता है। तो 0.8 फर्मी से कम इंटरमोलिकुलर सेपरेशन पे ये रिपल्सिव हो जाता है और 0.8 फर्मी से ज्यादा डिस्टेंस पे ये मतलब लगभग मैक्सिमम होता है 0.8 फर्मी, उससे और इस डिस्टेंस को बढ़ाने पे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगता है। तो इस तरीके से इस फोर्स को हम समझ सकते हैं। अगर हम पॉइंट वाइज समझें तो जैसे मैं फिर से बता दूं आपको कि अगर ये फोर्स 0.8 फर्मी से छोटा है तो फोर्स जो होता है कैसा होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है। तो फोर्स कैसा होता है, रिपल्सिव होता है। और जो पोटेंशियल एनर्जी है इससे कम में वो क्या होती है, रैपिडली इंक्रीज होने लगती है। वैसे ही अगर ये सेपरेशन एग्जैक्ट आर नॉट पे तो 0.8 फर्मी भी तो मैक्सिमम होता है, और उसे दूर ले जाएंगे तो ये इस रेंज में भी अट्रैक्टिव है लेकिन जैसे ही हम दूर दूर ले जाने लगते हैं तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होने लगती है, राइट। और लगभग 4 फर्मी के आसपास ये जो फोर्स है वो जीरो हो जाता है। 4 फर्मी के आसपास ये फोर्स जो होता है क्या होता है, जीरो हो जाता है ना। दूसरा ये चार्ज इंडिपेंडेंट है, मतलब न्यूक्लियर फोर्स में ये फर्क नहीं पड़ता कि ये 2 न्यूट्रॉन के बीच में लग रहा है या एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में या फिर 2 प्रोटॉन के बीच में। नो, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी सेम। उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसा चार्ज है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल चार्ज है। ओके, तो यहां पे इसमें इसका एक सैचुरेशन पॉइंट भी होता है जैसे हमने देखा। अब होता क्या है कि जैसे न्यूक्लियस बहुत बड़ा हो जाता है, अगर बहुत बड़ा न्यूक्लियस है और उसमें बहुत सारे प्रोटॉन हैं, तो जैसे अब ये प्रोटॉन आपस में क्या हो गया, बहुत दूर हो गए। जैसे ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन आपस में बहुत दूर हो गए, तो अब ज्यादा दूर के रेंज में क्या होता है ना कि ये न्यूक्लियर फोर्स वर्क नहीं करता, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, उसका रेंज इससे काफी ज्यादा होता है, तो ये वर्क करता है। तो यही वजह है कि रिपल्शन फोर्स जो है यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स पे हावी हो जाता है और फिर ये इसको इजेक्ट करने लगता है, प्रोटॉन्स को जो न्यूक्लियस है वो इजेक्ट करने लगता है, राइट। ये सब फिनोमिना हम और आगे हम पढ़ेंगे, इसको हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। पर इस केस में जब न्यूक्लियस बहुत बड़े साइज का हो जाए तो वो स्टेबल नहीं रह पाता है, राइट। इसको समझाने के लिए एच युकावा नाम के एक साइंटिस्ट थे, 1935 में उन्होंने एक थ्योरी दी और उन्होंने बोला कि ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है एक्चुअल में आपस में इसलिए बाइंड है क्योंकि ये कुछ एनर्जी पार्टिकल्स को आपस में एक्सचेंज करते हैं, जिनको उन्होंने मेसॉन्स नाम दिया। अब ये मेसॉन्स अलग अलग टाइप के होते हैं, यहां पे हम पाई मेसॉन्स को समझेंगे। तो उन्होंने बोला कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है आपस में पाई मेसॉन्स पार्टिकल को एक्सचेंज करते रहते हैं और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता रहता है और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। इसको समझाने के लिए उन्होंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिया कि सपोज दो दोस्त आपस में कैच खेल रहे हो बॉल को। जैसे
इसको समझ लेते हैं कि ये न्यूट्रॉन है और ये प्रोटॉन है। और ये जो इनके हाथ में जो बॉल है ये कोई एनर्जी पार्टिकल है, यानी कि ये पाई मिसॉन्स, ये पाई मेसॉन्स है। तो ये आपस में एक दूसरे को जब ये कैच कैच खेल रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा पास भी नहीं आ सकते और बहुत दूर भी नहीं जा सकते, राइट। बहुत ज्यादा पास भी नहीं आ सकते और बहुत ज्यादा दूर भी नहीं जा सकते। तो दूर से देखने पे हमको ऐसा लगेगा कि वो आपस में किसी फोर्स से बाइंड है, राइट। तो और इसके अंदर पार्टिकल दूसरे और एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्वार्क्स। तो क्वार्क्स के बीच में भी वैसे ही उन्होंने बोला कि एनर्जी पार्टिकल्स का एक्सचेंज होता रहता है, जिसको हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। तो इस तरीके से जो न्यूक्लियर फोर्स है वो 0.8 फर्मी पे मैक्सिमम होता है। उससे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर सेपरेशन को अगर हम इंक्रीज करते जाएं तो वो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होने लगता है। पर 0.8 फर्मी से अगर हम उस डिस्टेंस को और कम करना चाहें तो ये फोर्स क्या हो जाता है, रिपल्सिव हो जाता है। और ये बड़ा स्ट्रेंज बिहेवियर है इस फोर्स का, राइट। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं, रेडियो एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।